शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। वालेकुम सलाम जी। अल्ताफ, क्या हाल है? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो स्क्रीन आपको नजर आ रही? जी भाई। अच्छा, सॉरी यार, कॉल आ गई, मैं जरा उसको लेने लग गया। तो मैं साथ में ये कह रहा था कि साथ आपने जो है वो नोट्स लेके रखने हैं अपने, और आज के सेशन के बाद आपको इस एरिया में बिल्कुल भी किसी भी किस्म की जो है वो दिक्कत पेश नहीं आएगी, बिल्कुल भी। आप यू विल फील लॉट ईज। ठीक है, तो चलते हैं जी पहले स्लाइड के ऊपर। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पाकिस्तान और इंडिया कब आजाद हुए? पाकिस्तान और इंडिया जो है वो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ, और इंडिया का जो आजादी है वो 15 अगस्त को है। दोनों कंट्रीज एक साथ आजाद हुए, लेकिन ट्रांसफर ऑफ पावर्स की जो सेरेमनी है वो पाकिस्तान में जो है वो सरंजाम पाई, पाकिस्तान में सरंजाम पाई 14 अगस्त को। ठीक है, लॉर्ड माउंट बैटन ने। तो लॉर्ड माउंट बैटन पाकिस्तान में आए, कराची में आके जो है वो उन्होंने जिना साहब के साथ जो है वो एक सेशन लिया, एक तकरीब हुई, जिसमें उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर्स कर दी द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। और 15 अगस्त को ये सेरेमनी जो है वो इंडिया में हुई, लिहाजा इंडिया का जो यौम आज़ादी है वो 15 अगस्त को है और हमारा 14 अगस्त को। अब ये कौन सी असेंबली थी? जो पहली कॉन्स्टिट्यूंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मतलब है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान के पास तो आइन नहीं था ना, आजाद हुआ। तो हमारा पहला आइन तो जाके बना 1956 में, जो इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाना था। उस वक्त जो आइन हमारे पास चल रहा था, जिसको आप अबूरी आइन कहेंगे, वो 1935 के एक्ट के अंदर कुछ तरमीम करके उसको दिया गया, एडजस्ट किया गया। अब ये जो असेंबली थी, ये असेंबली वो थी कि 1955 45 और 1946 में ना कुछ इलेक्शंस हुए थे, प्रोविंशियल और सेंट्रल असेंबली के इलेक्शन हुए थे। ठीक है, प्रोविंशियल एंड सेंट्रल असेंबली के इलेक्शन हुए थे। तो ये इलेक्शन जो है उनकी बुनियाद पर जो लोग जीते थे उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। अब ये कौन से लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान वाली तरफ से जो है वो जो इलाके पाकिस्तान में आ गए ना, जो वो लोग जो पाकिस्तान में आ गए वो इलाके, उन पे ऊपर ये असेंबली बनाई गई, पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और कहा गया कि ये पाकिस्तान के लिए आइन बनाएगी। अब इसके अंदर टोटल जो मेंबर्स थे ना वो थे 69। बाद में 10 पाकिस्तानियों ने खुद ऐड किए, तो 9, इनकी टोटल तादाद बन गई 79। तो पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 79 पीपल थे, और जिनमें दो लोग जो थे ना वो अकलियतें थी, सॉरी, दो लोग थे खवातीन थी, और अकलियतों के भी अच्छे खासे लोग यहाँ पे मौजूद थे। ज्यादा मेंबर जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान के थे। सबसे, अगर ये सवाल आए कि सबसे ज्यादा मेंबर उस असेंबली में किस सूबे के थे, तो वो ईस्ट पाकिस्तान के थे। अब मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं अभी जस्ट लेट मी ज्वाइन अगेन।
अच्छा, तो चाय का भी कर दो, दो चार मेहमान आ रहे हैं। अच्छा, इसमें ना जो इन लोगों का नाम फिर गजट में शामिल हो गया, 26 जुलाई को गजट पब्लिश हुआ। और इसका जो पूरी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, इसका पहला इजलास, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि इसका जी पहला इजलास कब हुआ था। तो पहला इजलास इसका 10 अगस्त को ही हो गया था। पाकिस्तान की तो असेंबली, पाकिस्तान तो बना ना 14 अगस्त को, तो पहला इजलास जो है वो 10 अगस्त को ही हो गया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और कहाँ हुआ था? सिंध हॉल, कराची में हुआ था। सिंध असेंबली हॉल। 11 अगस्त को जिना साहब को असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया। अब अगर ये सवाल आए कि हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ असेंबली, तो उनका नाम है मौलवी तमीजुद्दीन। और पहला सदर आए अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पाकिस्तान का, तो जिना है। अच्छा, आपको भी पता है कि आजकल कौन होता है जो हमारी नेशनल असेंबली होती है उसका लीडर ऑफ द हाउस कौन होता है? जो लास्ट पाकिस्तान की नेशनल असेंबली थी उसमें लीडर ऑफ द हाउस कौन था, जो अभी डिसॉल्व हुई इलेक्शन से पहले? कौन था लीडर ऑफ द हाउस? हाँ, प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना वो लीडर ऑफ द हाउस होता है। तो इसी तरह उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली। तो जिन्ना साहब को 12 अगस्त को ऑफिशियली टाइटल दे दिया गया कायदे आजम का। 14 अगस्त को पावर की ट्रांसफॉर्म की सेरेमनी हुई और लॉर्ड माउंटबेटन ने एड्रेस किया। और जिन्ना साहब जो थे वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल के तौर पे 15 अगस्त को उन्होंने हलफ उठाया। अब जब उन्होंने हलफ उठाया तो उनसे हलफ लिया किसने? उनसे हलफ लिया उस वक्त के चीफ जस्ट मोस्ट सीनियर जज थे जो ब्रिटिश पार्टी उसमें जो ब्रिटिश जुडिशरी थी उसमें मुसलमान। तो ही वाज जस्टिस अब्दुल रशीद, और ही वाज द सुप्रीम, ही वाज द चीफ जस्टिस एट लाहौर हाई कोर्ट। इन्होंने पाकिस्तान का के पहले गवर्नर जनरल से हलफ लिया। अब इंडिया का जो पहला गवर्नर जनरल है उनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। उनका नाम जो है ना वो लॉर्ड माउंटबेटन है, पहले गवर्नर जनरल का। और हमारे पास जिन्ना साहब, उनका पहला प्राइम मिनिस्टर है नेहरू, जो कि 17 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। और हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर है लियाकत अली खान साहब, जो कि 1951 तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे। अब ये दो डिफरेंशिएशन है इन कंट्रीज में, और यहाँ से ही हमारा जो है ना वो मार्शल लॉ वाला निजाम शुरू हो गया। अच्छा, 2 मिनट जरा वेट करें, मैं जल्द गेस्ट है तो मुझे अचानक जो है ना उन्हें जरा टाइम देना पड़ा। तो अच्छा, तो ये ना 15 अगस्त को जो है वो उनकी हमारी हो गई, सवार दिन हो गए फर्स्ट गवर्नर जनरल साहब जो है ना जी, हमारा टेनोर चल गया। अब पाकिस्तान की ना पहली की पहली जो है ना वो जो कैबिनेट है ना वो जो है। अच्छा, जो पहली पाकिस्तान की कैबिनेट है ना उसको नोट करें। ये आप पाकिस्तान, ये कुछ सवाल है जो पिछले कुछ अरसे से ना आना शुरू हो गया एग्जाम में। तो सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के कॉमर्स, इंडस्ट्रीज और वर्क्स, कॉमर्स, इंडस्ट्रीज और वर्क्स, इनके जो पोर्टफोलियो था वो था आई आई चंद्रीगर साहब के पास। हेल्थ, फूड और एग्रीकल्चर राजा गजनफर अली साहब के पास। और लेबर और लॉ जोगिंदर नाथ मंडल साहब के पास। और ये जोगिंदर नाथ मंडल साहब इंडिया में जो थे विजिट पर गए, और इन्होंने ना वहां पे जाके ना वापस ही नहीं आए। पहले पाकिस्तान के वजीर कानून जो थे ना ये फिर पाकिस्तान में वापस नहीं आए थे। ये मिनॉरिटी मिनिस्टर थे, मिनॉरिटीज से ताल्लुक रखते थे, और ये ईस्ट पाकिस्तान से इनका ताल्लुक था। अच्छा, कम्युनिकेशन का जो पोर्टफोलियो था तो वो अब्दुल रब निश्तर साहब के पास, वजीर इतलात। और जो लियाकत अली खान साहब थे ना इनके पास, ये प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ इनके पास एक्स्ट्रा चार्ज जो थे ना वो फॉरेन मिनिस्टर का, फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर का, डिफेंस का, ये एक्स्ट्रा चार्ज भी इनके पास था।
ठीक है। बाद में फिर जो फॉरेन मिनिस्टर दिसंबर 1947 में जो थे वो जफर अली खान को फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया। अब ये जफर अली खान साहब जो थे ना, अगर सवाल आए कि वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वो जफर अली खान साहब थे। लियाकत अली खान साहब के पास आरजी चार्ज था। और इस तरह पहले वजीर खजाना का पूछा जाता होता है तो वो गुलाम मोहम्मद थे। खजाना गुलाम मोहम्मद, मलिक गुलाम मोहम्मद, ये बाद में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल भी बने। अच्छा, अब इसके बाद आप आगे चलते हैं जी। तो जिन्ना साहब के टेनोर में जो बड़े बड़े काम हुए, उनमें पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को, अक़वाम मुत्तहिदा को ज्वाइन किया। पाकिस्तान वाज 56th मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन एट दैट टाइम। पाकिस्तान और यमन ने इकट्ठे जो था ना, वो इसको ज्वाइन किया था। इस ज्वाइनिंग पर एक कंट्री था जिसने पाकिस्तान को अपोज किया, उस कंट्री का नाम अफगानिस्तान है। ये सवाल भी बड़ी दफा आया है। इसकी रीजन जो है वो पाकिस्तान और इनका जो बॉर्डर है, जिसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, अफगान गवर्नमेंट कहती थी कि हम इसको नहीं मानते क्योंकि ये अंग्रेज के साथ मुआहिदा था, तो अंग्रेज के जाने के बाद ये खत्म हो गया, लिहाजा हम इस हद को नहीं मानते। इंडिया ने कश्मीर के अंदर इंटरवेन किया 27 अक्टूबर को, और पाकिस्तान और इंडिया में पहली वॉर जो थी वो 1948 में लड़ी गई। अब इंटरवेन से क्या मुराद है कि जी कश्मीर एक रियासत थी बहुत बड़ी, और 500 कोई 62 रियासतें थी, उनमें से एक रियासत कश्मीर भी थी। और कश्मीर के अंदर ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी, जबकि इनका जो राजा था वो हिंदू था। अब 3 जून के प्लान के मुताबिक ना होना ये चाहिए था कि अगवाम की राय के मुताबिक हुकूमत को या स्टेट को चाहिए था कि वो पाकिस्तान या इंडिया की तरफ ज्वाइन करे। लेकिन यहाँ के राजा ने स्टैंड स्टिल कहा कि अभी मैं कुछ सोच के जो है वो यहाँ पर जो है वो अपना फैसला करूंगा। इसलिए इस नाम में इसने ब्रूटल फोर्सेस शुरू कर दी लोगों के खिलाफ, लोगों पे जुल्म हुए। तो NWFP, ये जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ के लोग अंदर गए और इन्होंने मुसलमानों की हेल्प करना शुरू कर दी ऑन द नेम ऑफ जिहाद। तो राजा ने इंडिया को रिक्वेस्ट की कि जी मेरे खिलाफ बगावत हो गई है, उसको आके संभाला जाए। तो इंडिया ने इसी बिना पर जो है वो 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के अंदर इंटरवेन कर दिया, और एक फेक इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन का दावा इंडिया करता है, जिसको पाकिस्तान तस्लीम नहीं करता। लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में भी लिखा हुआ है कि जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम जो है वो आपको अवाम की इस्तिस्वाब राय के मुताबिक आपके मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, जो कि अब बिल्कुल खत्म हो गया और इंडिया ने कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया। इसी में पाकिस्तान ने, जिन्ना साहब ने अपनी फोर्सेस को कहा कि तुम भी इंटरवेन करो, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। लेकिन बाद में फिर 1948 में पाकिस्तान ने भी अपनी फोर्सेस उड़ाए दाखिल की, तो जो कि फिर पहली जंग हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1948 में, जिसको बाद में अक़वाम मुत्तहिदा ने 1 जनवरी 1949 को, यानी कि जिन्ना साहब की डेथ के बाद, रुकवा दिया। उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया जिन्ना साहब ने। इंडिया ने पहली दफा पाकिस्तान का वाटर जो है वो रोका 1 अप्रैल 1948 में, और ये भी जिन्ना साहब के दौर में था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का आगाज किया जिन्ना साहब ने, इनैगोरेट किया, और जाहिद हुसैन को पहला गवर्नर स्टेट बैंक लगाया। ये सवाल आता होता है। और इसकी जो टोटल मालियत थी उस वक्त जो इंडियन रिजर्व बैंक में, उसके मुताबिक पाकिस्तान को 30% मिलना था यूनाइटेड इंडिया रिजर्व्स में से, जो कि टोटल अमाउंट बनती थी 750 मिलियन रुपीस, जो कि इंडिया ने पूरे अदा नहीं किए थे। पाकिस्तान ने अपनी पहली पोस्टल स्टैंप का भी इजरा किया। जिन्ना साहब जो थे वो 70 दिन की अदालत के बाद एट ज़ियारत रेजिडेंसी, ये he was no more on September 11, 1948। तो दूसरे हमारे जो गवर्नर जनरल बने उनका नाम था ख्वाजा नाज़मुद्दीन। ये CM बंगाल थे पहले, इससे पहले, और तहरीक पाकिस्तान के बड़े कारकुन, इंपॉर्टेंट कारकुन।
अब इसके बाद बड़ा नाम लियाकत अली खान साहब। क्या लियाकत अली खान हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। इनका टेनोर जो है वो 15 अगस्त से लेके इनकी शहादत तक 16 अक्टूबर 1951 तक है। इनको रावलपिंडी में शहीद किया गया और हिज मर्डर का नाम जो था वो अकबर नामी शख्स ने इनको शहीद किया। और इनके दौर में जो बड़े इंपॉर्टेंट काम हुए उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट काम है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, करारदाद मकासद। ये 12 मार्च को पास हुई असेंबली से और इसका पाकिस्तान के तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका ये बुनियादी हिस्सा है। इसमें आइन के जो आइन बनाना था उसके बुनियादी जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिफाइन कर दिए गए थे। ठीक है, तो अब ये फौत हो गए तो इनके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बना? इनके बाद प्राइम मिनिस्टर बन गए गवर्नर जनरल जो पाकिस्तान के ख्वाजा नाजमुद्दीन जो थे ना, ये वजीर आजम बन गए और गवर्नर जनरल हमारे पास आ गए गुलाम मोहम्मद। अब हमारे पास दो प्राइम मिनिस्टर हो गए और थर्ड गवर्नर जनरल आ गए। इनको आपने एक लाइन में लिखते जाना है साथ साथ। अब यहां पर यह हुआ कि कुछ वजूहात की बुनियाद पर गवर्नर जनरल और प्राइम मिनिस्टर में जो थी वो अलैग सलैग हो गई। तो गवर्नर ने कैब बुलाया प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को और कहा कि जी रिजाइन करें आप। प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लाइन कर दिया। तो गवर्नर जनरल ने ख्वाजा नाजमुद्दीन की गवर्नमेंट को अंडर सेक्शन 10 1953 के एक्ट के तहत 35 के एक्ट के तहत डिसमिस कर दिया 17 अप्रैल को। और नया प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोहम्मद अली बोगरा को तैनात कर दिया गया। अब ये तीसरा प्राइम मिनिस्टर हमारे पास आ गया। गवर्नर जनरल जो है वो तीसरे हो गए। अब जब ये बोगरा साहब थे ना, इनके दौर में आके काम हो गया आइन पर तेज। आइन बनाने में जो बुनियादी दुश्वारी थी वो ये थी कि एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान था जिसके पास आबादी ज्यादा थी और एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान था जिसके पास रकबा ज्यादा था। दोनों हिस्से जो थे वो अपनी अपनी नशिस्तें अपनी अपनी पावर को ग्रैब करना चाहते थे। तो नाज़म जो बोगरा साहब है ना, इन्होंने ऐलान किया कि जी मैंने एक ऐसा फार्मूला डिवाइस कर लिया जिसके ऊपर दोनों पार्टीज एग्री हैं। इस फार्मूला को कहते हैं बोगरा फार्मूला और बहुत दफा इस पे अब क्वेश्चंस आए हुए हैं बोगरा फार्मूला पे। तो बोगरा फार्मूला जो है वो असेंबली में पेश हुआ था 1953 में और असेंबली ने इसको 6 अक्टूबर 1954 में पास कर दिया था। अब ये फार्मूला क्या था? इन्होंने कहा कि जी 2 यूनिट्स होंगे। पार्लियामेंट हमारी जो है ना 2 हिस्सों में मुश्तमिल होगी। अपर हाउस का नाम होगा हाउस ऑफ यूनिट्स जिसमें 50 सीटें होंगी और हर जो सूबा होगा उसकी 10 सीटें होंगी। जबकि नीचे जो हाउस होगा उसका नाम होगा हाउस ऑफ जो है ना लोअर हाउस या आप कह लें हाउस ऑफ पीपल्स, जिसमें 300 मेंबर होंगे और 300 मेंबर्स में से 150 मेंबर ईस्ट पाकिस्तान से 150 मेंबर वेस्ट पाकिस्तान से। फिर इसने वेस्ट पाकिस्तान में जो जो मेंबर्स होंगे उनकी डिटेल भी दी कि इस तरह से वेस्ट पाकिस्तान से होंगे जी और ईस्ट पाकिस्तान से होंगे। ये मैंने पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। खैर ऐसे हुआ कि इसके बाद ये मैं ईस्ट पाकिस्तान के इलेक्शंस पे बात नहीं करूंगा, इसको आगे चलते हैं। अब असेंबली ने ना 2 बिल्स पास किए इसी दौरान में कि गवर्नर जनरल ना जी इसको क्यों इख्तियार हासिल है कि ये प्राइम मिनिस्टर या असेंबली तोड़ दे, तो इसकी पावर्स को खत्म कर देते हैं। तो असेंबली ने कोई 2 बिल पास किए और बिल पे अभी गवर्नर जनरल के साइन नहीं हुए थे। तो गवर्नर जनरल ने क्या किया जी, गवर्नर जनरल ने अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए ना असेंबली तोड़ दी। 24 अक्टूबर 1954 असेंबली को तोड़ दिया और असेंबली को तोड़ने के बाद यहाँ का जो स्पीकर था मौलवी तमीजुद्दीन, ये केस को ले गया सिंध हाई कोर्ट में और कहा कि जी ये जो इसने ऐलान किया है ना, इसने जो काम किया गवर्नर जनरल ने, ये इसके इख्तियारात में शामिल नहीं था, ये तो इतना कर ही नहीं सकता।
तो सिंध हाई कोर्ट ने बिल्कुल, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम आपकी बात को वैलिडेट करते हैं, ये गवर्नर जनरल के इख्तियारात में नहीं था कि ये वैलिडेट करें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं इसको, अब गवर्नर जनरल साहब ले गए फेडरल हाई कोर्ट, फेडरल कोर्ट में, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट नहीं था, फेडरल कोर्ट में ले गई है। इसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ अपील में ये फेडरल कोर्ट में चले गए। अब जब वो फेडरल कोर्ट में गए तो फेडरल कोर्ट ने कहा कि नहीं जी, गवर्नर जनरल साहब ने ठीक किया है, सही है, ऐसे ही होना चाहिए। अब फेडरल कोर्ट ने बहाल कर दिया गवर्नर जनरल के फैसले को। खैर, असेंबली टूट गई। अब मसला ये था कि जिस वक्त असेंबली टूटी, अब असेंबली, नई असेंबली की जरूरत तो है ना। अब ये मैंने पूरा केस लिखा है इसके ऊपर, कब डिसीजन आया, कितने जजों ने डिसीजन दिया। तो वो जो फैसला है, इसका फैसला सुनाया गया था 21 मार्च को 1955 को। 4 जजेस ने, एक 4/1 ने फैसला दिया। जो एक बंदा था जिसने इस फैसले से एग्री नहीं किया, उनका नाम था जस्टिस कॉर्नीलियस, और जो हेड जज थे उनका नाम था जस्टिस मुनीर। और इट वाज द केस जिसमें पहली दफा डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को इस्तेमाल किया गया, पहली दफा, ठीक है। तो इसके बाद नई सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने कहा जी अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो दे आस्क फॉर, सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप सूबों को कहें कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन करवाते हैं, तो वहां पे अपने मेंबर्स भेजें। तो ऐसे हुआ कि हर सूबे ने अपने अपनी तरफ से कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट किया। जिन मेंबर्स को नॉमिनेट किया उन पर मुश्तमिल पाकिस्तान की सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। और इस सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने आके पाकिस्तान को पहला आइन दिया 1956 का, जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान को पहला आइन मिला। जब पाकिस्तान को पहला आइन मिला, उस वक्त पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे चौधरी मोहम्मद अली, और गवर्नर जनरल जो थे वो थे हमारे पास मेजर जनरल अस्कंदर मिर्जा। अब सिकंदर मिर्जा वाज द फोर्थ लास्ट एंड शॉर्टेस्ट टेन्योर्ड गवर्नर जनरल। ये तीनों चीजें नोट कर ले। अब जैसे नया आइन आया, गवर्नर जनरल का ओहदा खत्म होके सदर में मुंतकिल हो गया, तो पाकिस्तान का पहला सदर भी सिकंदर मिर्जा ही बना, ठीक। अब इस, जब ये आइन बन गया तो जनाब इस आइन को फिर हमने ज्यादा देर चलने नहीं दिया कि तो क्या हुआ, मिर्जा ने आइन तोड़ा और 1958 7 अक्टूबर को पाकिस्तान में आइन तोड़ दिया गया। और 27 अक्टूबर को जनरल अयूब खान, जो उस वक्त किसी सदर ने जिनको मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया था, उसने सिकंदर मिर्जा की पैकिंग की और पूरा कंट्रोल खुद संभाल लिया। तो पाकिस्तान के अंदर पहला मार्शल लॉ कब लगा और फिर अयूब खान ने कब कंट्रोल किया, यहां तक हम पहुंच गए। यहां तक कोई इशू है तो बताएं। ठीक है जी, अब यहां तक।
अच्छा, अब इसके बाद ना इससे एक और टॉपिक जनरेट होता है। वो टॉपिक क्या जनरेट होता है? वो ये जनरेट होता है, सर इधर ही हो ना? करो शुरू, ये अभी देख लें 5 मिनट जरा। चलो ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, इस पे एक और टॉपिक शुरू होता है, वो उस पे आता है कि जो सेकंड हमने आइन पास किया, उस आइन में ना ये किया कि हमने बनाया हाउस ऑफ यूनिट्स, 1 यूनिट बनाया, क्योंकि मसला वही था सूबों वाला ना, कि जी सूबे दो हैं, 5 हैं, इन 4 सूबे थे, आबादी चारों की वो एक सूबे से कम थी, तो हमने यहाँ पे 1 यूनिट बना दिया। अब जो 1 यूनिट है, इसमें बड़ा सवाल आते हैं। 1 यूनिट का मतलब यह है कि जो ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान है, इसके सारे के सारे सूबों को यकजा कर दिया गया, यकजा कर दिया गया, एक कर दिया गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 1 यूनिट। अब इसको 1 यूनिट करने के बाद ना इस पे एक आता है कि ये कब हुआ, 14 अक्टूबर को हुआ। इसको खत्म कब कर दिया गया? 1 जुलाई 1970 में इसको खत्म किया गया, जब इसको एक 5 सूबों को, यानी कि सिंध, पंजाब, NWFP, बलोचिस्तान, खैरपुर की रियासत, बहावलपुर की रियासत, इन सबको बना के जब 1 यूनिट बनाया गया, तो इनका वेस्ट पाकिस्तान का CM कौन था? डॉक्टर खान साहब। गवर्नर मुश्ताक गुरमानी। ईस्ट पाकिस्तान का CM अबू हुसैन सरकार। और ईस्ट पाकिस्तान का गवर्नर अमीरुद्दीन अहमद, नवाब ऑफ कालाबाग। अब ये सारे सवालात हैं जो पूछे जाते हैं। अब आ गया जी अयूब खान साहब का, उसका अयूब खान साहब के दौर से पहले जाने से पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन समझ लेते हैं कि पहला पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। तो पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन जी 23 मार्च 1956 में जो लागू हुआ, और इसके 234 आर्टिकल्स थे, 13 इसके हिस्से थे, और 6 कैजुअल्स थे। इसके तहत पाकिस्तान का नाम रखा गया इस्लामिक रिपब्लिक। तो पहला आइन जिसने पाकिस्तान को नाम दिया इस्लामिक रिपब्लिक का, वो कौन सा था? रिपब्लिक जो वो कौन सा था? वो था 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन। इसके तहत पाकिस्तान का यूनिकैमरल जो था वो लेजिस्लेचर था। यूनिकैमरल का मतलब होता है एक ही पार्ट, कि पार्लियामेंट में एक ही हिस्सा होगा। अब इस वक्त पाकिस्तान की बाई कैमरल पार्लियामेंट है, ऊपर सेनेट है और नीचे नेशनल असेंबली है। इसमें यूनिकैमरल 300 मेंबर कुल, और 150 उधर से, 150 उधर से। और इसके तहत उर्दू और बंगाली को पाकिस्तान के नेशनल लैंग्वेजेस डिक्लेयर किया गया। अब ये कुछ प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो कि आते जाते रहे हमारे पास। इस दौरान में ये चौधरी मोहम्मद अली साहब के दौर में आइन पास हुआ, फिर थोड़ी अरसे बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी को बना दिया गया, फिर आई चंद्रीकर को बना दिया गया। इनका टेनोर सेकंड शॉर्टेस्ट टेनोर है प्राइम मिनिस्टर की हिस्ट्री का। तो शॉर्टेस्ट किसका है? चौधरी शुजात हुसैन। सिर्फ चंद दिनों के फर्क से चौधरी शुजात हुसैन शॉर्टेस्ट टेनोर प्राइम मिनिस्टर है। लॉन्गेस्ट टेनोर किसका है? एक ही बार में, वैसे तो ज्यादा बारियां नवाज शरीफ साहब ने ली हैं, तो एक ही बार में लॉन्गेस्ट टेनोर किसका है, जिसने सबसे लंबा अरसा? हाँ जी, लियाकत अली खान साहब का है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये जो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर जोसेफ रजा गिलानी, इन्होंने लियाकत अली खान साहब का टेनोर तोड़ दिया था, वो रिकॉर्ड ना, लेकिन वो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने उनको बैक डेट से सजा याफ्ता करार दिया, तो उनको बैक डेट से डिसमिस किया। उसके बाद फिरोज खान नून, और ये जब पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा था, तो फिरोज खान नून जो थे ना, वो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। फर्स्ट मार्शल लॉ अयूब खान टुक एज अ प्रेसिडेंट
एंड मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, ये मैं आपको पहले बता चुका। अब पाकिस्तान के अंदर जो मार्शल लॉज हैं उनके ऊपर ये एक स्लाइड है। पहला अयूब खान साहब ने लगाया, दूसरा जनरल याहिया खान ने लगाया, तीसरा जियाउल हक साहब ने और चौथा मुशर्रफ साहब। कुछ लोग कहते हैं कि इट वाज नॉट मार्शल लॉ, लेकिन वो सॉर्ट वही है कि वो ही डिक्टेटरशिप के रूल्स थे। ये 4 मिलिट्री रूल्स है पाकिस्तान के अंदर। इनकी डेट्स हैं, ये आपने याद रख लेनी है। ये 12 अक्टूबर 1999 को मार्शल लॉ लगाया था इन्होंने, और देन ही क्विटेड इन 2008 में जाके इन्होंने क्विट किया था। कुछ अर्सा ये रहे हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान। फिर ये प्रेसिडेंट बने रहे, और प्रेसिडेंट भी रहे, और प्लस वर्दी भी पहने रखी फौज की, आर्मी चीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे। फिर फौज की वर्दी उतारी, फिर प्रेसिडेंटशिप को छोड़ा। तो ये इनकी कहानी रही मुशर्रफ साहब की। अयूब खान साहब का दौर देखते हैं जी। अयूब खान साहब के दौर में बड़ी जबरदस्त पॉलिटिकल जो एडवांसमेंट्स हुई। तो सबसे पहले जो हमने देखा कि इंडिया पानी रोक लेता है पाकिस्तान का, तो इस बुना पर था कि यार इनके दरमियान होती रहेगी। तो वर्ल्ड बैंक इंटरव्यू किया, वर्ल्ड बैंक ने, और वर्ल्ड बैंक के तावन से हमने इंडिया और पाकिस्तान ने वाटर ट्रीटी साइन की 1960 में। इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत हुआ कि पाकिस्तान को जेहलम, इंडस और चिनाब, और इंडिया को रावी, सतलुज और ब्यास, इस पे इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट्स मिल गई। कौन राइट्स? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का यहां पे आप मतलब ये लेंगे कि इंडिया चाहे तो इनका पानी पाकिस्तान को छोड़े, चाहे ना छोड़े। इन दरियाओं पर पाकिस्तान के राइट्स हैं, और इंडिया ने क्या करना है जी? इंडिया ने इन पर से अपना पानी यूज कर लेना है एग्री पर्पस के लिए या हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन पाकिस्तानी पानियों में किसी तरह का फ्लो को डाइवर्ट नहीं करेगा। तो ये था हमारा इंडस वाटर ट्रीटी। अच्छा, अब इन्होंने अयूब खान साहब ने आते ही ना सबसे पहले 1960 में इन्होंने करवाया एक रेफरेंडम। इन्होंने कहा जी कि क्या आप इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए जनरल अयूब खान मिलिट्री सितारा इम्तियाज को अगले 5 साल के लिए सदर देखना चाहते हैं? तो और जिस ऑर्डर के तहत ये रेफरेंडम करवाया उसमें लिखा था अगर वोटेड इन यस हुआ, यानी कि पब्लिक ने यस किया, तो इसका मतलब है पब्लिक कनेक्ट हो जाता है। और वो अच्छा कहा कि जी अगर आवाम ने दे दिया ना जी राय, तो क्या जी यस है, तो इसका मतलब है अवाम चाहती है कि एक तो मैं अवाम के लिए आइन बनाऊं, और दूसरा उस आइन के तहत जो है वो पहली टर्म जो वो मुझे मिले प्रेसिडेंट के तौर पे ना, ये अवाम जी मेरे से। तो इन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम किया, और रेफरेंडम के बाद ये मुंतखब हो गए सदर, और इन्होंने पहली टर्म, दूसरी टर्म में फिर इनका भी हमारी जो फातिमा जिन्ना है उनके खिलाफ उनकी दूसरी प्रेसिडेंशियल टर्म में इनके खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो पहला इलेक्शन जो था वो इन्होंने इस तरह से जीता रेफरेंडम के जरिए, और दूसरा इलेक्शन जो था इट वाज इन 1965 आई गेस। इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिएगा। ये इन्होंने फातिमा जिन्ना के खिलाफ लड़ा, जिसमें फातिमा जिन्ना को जो है वो शिकस्त हुई, क्योंकि वो इट वाज रिग्ड इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, और वोट किसने देना था? बीडी मेंबर्स ने देना था। बीडी मेंबर्स कौन थे? ये बेसिक डेमोक्रेसी ऑर्डिनेंस 1959 के तहत इन्होंने काउंसलर्स मुंतखब किए थे। पहले की तादाद 80,000 थी, फिर 1,20,000 कर दी गई। इन्होंने वोट देना था प्रेसिडेंट, तो इनको आराम से जो है वो मैनेज किया जा सकता।
था उनसे इजीली। अच्छा, इनके दौर में और क्या हुआ, इनके दौर में और